Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Voice IS. I hope everyone is doing well. So, today is 28 November 2023, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल, मैनुअल ड्रिलिंग ऑन टू रीच स्ट्रक वर्कर्स। नाउ वी ऑल नो दैट कि आपका सिल्क यारा टनल में यहाँ पे 41 वर्कर्स जो हैं क्या है फंसे हुए हैं। इसी के चलते वेरियस यहाँ पे टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है कि कैसे उन वर्कर्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया जाए। तो ये जो रेड माइनिंग टेक्निक यहाँ पे एम्प्लॉय की गई थी किसमें, सिल्क यारा टनल में। अभी यहाँ पे मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है और मैनुअल ड्रिलिंग से हम यहाँ पे मतलब आपकी जो वर्टिकल ड्रिलिंग, जैसे हम ट्यूबवेल के लिए और जो बोरवेल जो आपका होता है तो उसके लिए हम मैनुअल ड्रिलिंग करते हैं। जैसे आपका ये फ्लैट लैंड है और इसमें स्टार्टिंग से यहाँ पे वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है। तो अब तक यहाँ पर 36 मीटर तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये उम्मीद है कि ये मैनुअल ड्रिलिंग सक्सेसफुल रहेगी और हम उन वर्कर्स को रेस्क्यू कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। हम यहाँ पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे कॉलोनियल टाइम में। तो इनके फाउंडर कौन है हमें ये बताना है। सो फर्स्ट इज संस्कृत कॉलेज एट बनारस। संस्कृत कॉलेज जो था बनारस में, इसके फाउंडर क्या विलियम जॉन्स थे। सेकेंड वन इज कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड वन इज फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेल्सले। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला। आपके पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 3 ओनली। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गए हैं, यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द 44th amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने क्या किया था, एक आर्टिकल को प्लेस किया था कि इलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो किसके बियॉन्ड है, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट इज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वॉलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ना इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 99 अभी एक्ट मतलब 99th अमेंडमेंट हुआ था, तो ये किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, नेशनल जुडिशियल सर्विस की, मतलब कि यहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि दिस इज़ अ वॉलेटिव, और ये क्या कर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको ये वॉलेट कर रही है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, स्टेटमेंट 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। ओके, सो आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में करने हैं। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द मैनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। अब इस आर्टिकल में देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, इसमें वेरियस एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। अब ये सबसे पहले ये कहा गया कि आज के टाइम पर 21st जो सेंचुरी है, इसमें जो क्या है आपका जियो पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस है। क्या है, जियो पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस। देन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी रिफ्लेक्ट्स इनकॉम्पिटेंस ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर। अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करते हैं तो वॉर सबसे ज़्यादा किसको रिफ्लेक्ट करता है, अगर वॉर को हम डिफाइन करें तो वॉर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है किसको, जियो पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस को ये
मेंशन करता है। और 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर है अगर आप उसको देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको वॉर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप फर्स्ट मल्टीपोलर डिसऑर्डर की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी में कन्फ्रंट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ डेंजर। सबसे पहले हम बात करते हैं 2001 की। 11 सितंबर 2001 में क्या होता, अलकायदा ने सबसे पहले क्या किया था, जो आपका ट्विन टावर्स है इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे अटैक किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगे, उसके कुछ साल बाद आपके कुछ इस्लामिक स्टेट्स यहाँ पर राइज करने लगे और यहाँ पे वो बात करने लगे कि हम क्या करेंगे, इस्लामिक स्टेट्स को यहाँ पर वो एग्जिस्ट होने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर लेसर नॉन जो टेररिस्ट आउटफिट थे वो एग्जिस्ट होने लगे, मतलब कि आपके सामने वर्क कर आने लगे। पाकिस्तान में आप सभी को पता है, पाकिस्तान बैक्ड लश्कर ए तैयबा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अटैक इन मुंबई ऑन नवंबर 26, 2008। 2008 में जो आपका, जिसको हम 26/11 अटैक भी कहते हैं, इस सभी के बारे में पता ही होगा। तो उसके बाद फिर बोको हराम यहाँ ये क्या होता है, आपका अफ्रीका में होता है। फिर ये जो टेररिज्म है आपका, जो टेररिस्ट अटैक ही कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ता ही जाता है। उसके बाद अभी रिसेंटली आप देखेंगे इजराइल पर जो हमास ने अटैक किया है। हमास भी क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है। उसके बाद फिर पैलेस्टीनियन टेरर आउटफिट इमर्ज होकर आता है और धीरे धीरे यहाँ पर टेररिज्म का क्या होने लगता है, आपका एवोल्यूशन होने लगता है। सो लिटिल एक्नॉलेज पैलेस्टीन टेरर आउटफिट कुड टेक ऑन इजराइल विच बोट्स ऑन द most powerful armies in the world is having a seismic impact across the world. Hence, there appears to and no end sight of challenge posed by the fantasizing group intending to achieve their ends and reinforce their beliefs. तो मतलब यहाँ पर हमें यही सब नज़र आ रहा है कि जो भी ग्रुप यहाँ पर अटैक कर रही हैं, उनके जो एंड्स हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, सिर्फ वो उसको अचीव करने में फैंटेसाइज यहाँ पर कर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2022 में, ऑल्दो ये यहाँ पर कोई एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट है, किसका, रशिया और यूक्रेन का, बट स्टिल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिसकंसर्निंग है। यहाँ पर जैसे आपके नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन नेटो और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस जो कन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन का, जो कन्फ्लिक्ट अभी 18 महीने से भी क्या हो रहा है आपका, ये ज़्यादा होने वाला है, इसको 2 साल होने वाले हैं इस पूरे कन्फ्लिक्ट को, फिर भी इसको अभी तक रोका नहीं जा रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करें। इवन साथ साथ ऑल्दो विद दिस कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हम न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, जिससे कि बैटल फील्ड में हम क्या कर सके, उनका यूज़ कर सके। सो अ न्यू बैटल ग्राउंड हैज़ ओपन अप वेरी रिसेंटली इन वेस्ट एशिया फॉलोइंग द टेरर अटैक बाय हमास और इसराइल। तो यहाँ पर आप सभी का पता है कि रशिया यूक्रेन चल ही रहा था, उसके बाद क्या हो गया आपका वेस्ट एशिया में इसराइल और हमास के बीच में अटैक स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मच ऑफ द वेस्ट इज बैकिंग, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वेस्टर्न कंट्रीज़, वो while the Arab is left with the little choice but attack back Hamas। तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ किसको यहाँ पर आपका साथ दे रही हैं, इसराइल का साथ दे रही हैं, और अरब वर्ल्ड यहाँ पे उनके पास कोई चॉइस बचती ही नहीं, तो वो हमास को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, आपका डिसकंसर्निंग है। उसके साथ साथ आप देखेंगे, जैसे कि हम अगर पीस की बात करते हैं, तो इस रीजन में जो लॉन्ग टाइम पीस को हम इस्टेब्लिश करने वाले थे, जैसे कि आपका अब्राहम अकॉर्ड था, इस तरीके के जो अकॉर्ड्स थे वो सारे अब क्या होते जा रहे हैं, फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज़ आने वाली है कि देयर इज़ वर्स टू कम अ मैसिव यूनाइटेड स्टेट नेवल डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने उनका अपना नेवल डिप्लॉयमेंट किया है, कहाँ पर, मेडिटेरियन सी से लेकर गल्फ ऑफ ओमन तक। कहाँ, मेडिटेरियन सी से लेकर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ ओमन का, किसके रिस्पांस में, हमास और इसराइल का जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ताकि क्या कर सके, जो ईरान बैक्ड शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हिज़बुल्लाह भी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, इसके लिए क्या किया गया है, यूएन ने अपनी जो नेवल मिलिट्री है उसको यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है। लेकिन फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, इसके कुछ भी आपकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने नज़र आ सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, वेस्ट एशिया की। अब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में भी आप सभी को पता है कन्फ्लिक्ट के जो पोटेंशियल है, स्पेशली जो अब बात करते हैं किसमें, यूएस और आपका चाइना डायरेक्टली क्या है इस रीजन में इन्वॉल्व है। आप सभी को पता है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में कितना ज़्यादा यहाँ पर इमर्ज होकर सामने आ रहा है। जैसे कि चाइना ने ये कह दिया कि वो ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी वहाँ पर अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकता है। अगर ताइवान पर चाइना ऐसा करता है तो यूएस का भी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो यूएस क्या करेगा, अपनी मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय करेगा और ताइवान का साथ देगा। ओके, सो चाइना
For its part, are vigorously pursuing its two contradictory goals which checkmate the US-dominated world order and in turn ensure the success of China-dominated order। तो यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है, यूएस जो डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेकमेट मतलब एक चैलेंज करना चाहता है और चाइना डोमिनेटेड ऑर्डर को यहाँ पर इंश्योर करना चाहता है। सबसे पहले वो क्या करना चाहता है, ताइवान पर अपना ये अटेंशन रिजर्व कर रहा है। उसके बाद देखिए अभी जो हम यूएस का वो करते हैं तो यूएस ये सोचता है कि अभी चाइना की जो ग्रोथ है वो कैसी स्लो है, क्योंकि उसमें उसको अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो वेस्ट से यहाँ पर मिलती थी वो इससे इनकैपेबल है, उससे अभी मैच नहीं कर पाया है। किससे, चाइना वेस्ट की टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि यूएस और रशिया और यूक्रेन का जो आपका वॉर चल रहा है, तो इसमें वेस्ट क्या कर रही है, पूरा यूक्रेन को साथ दे रही है। यहाँ पे ये टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे ऑका स्क्वाड जैसे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से अरेंजमेंट्स हैं ये किसके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं, आपके चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। साथ साथ यहाँ पर आपका क्या बढ़ता है एक, तो ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में जितनी भी आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी क्या है, रेडी हैं टू कन्फ्रंट। यहाँ पर क्या है कि चाइना के साथ अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कन्फ्रंटेशन करने के लिए चाइना के साथ यहाँ पर तैयार है। तो हमने यहाँ पर देखा तीन चीज़ें, पहला क्या कि मल्टीपोलर डिसऑर्डर आपका वेस्ट एशिया में किस तरीके से यहाँ पर मल्टीपोलर डिसऑर्डर हो रहा है। उसके बाद हमने इंडो पैसिफिक रीजन में देखा। अब थर्ड आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क। आज के टाइम पे जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना और साइबर क्राइम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सो एडिशनली द कैटेगरी ऑफ ग्रेव रिस्क दैट कन्फ्रंट द वर्ल्ड टुडे आर मैनी दैट बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी डोमेन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी डोमेन में है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर इवन एज द डिजिटल थ्रेट सीन has barely exploded, digital uncertainty is making a mockery of the established order। तो ये जो डिजिटल अनसर्टेनिटी है वो भी क्या कर रहा है, एक मॉकरी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हम आजकल जो हमारा पूरा सिस्टम है वो डिजिटल नेटवर्क पर बेस्ड है। साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली आप देखेंगे सारी चीज़ें जो हमारी थिंकिंग है, फंक्शनिंग है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो हमारा पूरा जो सिस्टम है, इवन जो हमारे मिलिट्री है, सिक्योरिटी जो पर्पसेस है, वहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसका हम बहुत ही उसका जो मैनेज है हमको इसमें बहुत ही जो डेंजर है उसको ध्यान में रखती है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनेज करना होगा। इट नीड अ ग्रेट केयर टू मैनेज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आज के टाइम पे जो आपका एडवर्सरी अटैक हो रहे हैं, पॉइजनिंग हो रही है, रैमसम यहाँ पर मनी की डिमांड की जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका सामने निकल कर आ रही हैं। सो द साइबर डोमेन एंड द साइबर थ्रेट अगेन पोज सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ये जो आपका साइबर डोमेन है और साइबर थ्रेट है वो एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट को क्या करता है, पोज करता है। सो जैसे कि आपको पता है कि रैमसम, फिशिंग, ज़ीरो डे सिंड्रोम, ये हम थ्रेट पहले ही देख चुके हैं। इसके आगे भी डेली अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड 2021 में 5.5 ट्रिलियन साइबर अटैक्स हमें डेली देखने को मिलते हैं। 14.5 बिलियन जो अटैक्स हैं हमें वर्ल्ड वाइड यहाँ पर फेस करने को मिलते हैं। सो सबसे बड़ा जो आज के टाइम पर हमारे पास जो अटैक है, मतलब कि थ्रेट है, वो क्या है, साइबर अटैक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम कंप्यूटिंग से भी जो एक नया डायमेंशन यहाँ पर निकल कर आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ मिक्स करके एक माइंड ब्लॉगिंग डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बट देयर इज अ इक्वली इंस्ट्रिंक्ट रिस्क अटैच टू इट। सेकंड आपका डोमेन आ जाता है कौन सा, हेल्थ रिस्क। ओके तो हेल्थ भी क्या कर रहा है, हमारी जो ह्यूमनिटी एडवांस हो चुकी है, आपके कोविड-19 जैसा पेंडेमिक हम इसको ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो इससे भी वर्ल्ड मतलब कि वर्स्ट चीज़ें हमें फेस करनी ना पड़े, इसलिए हमें हमारी जो हेल्थ है इससे पर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो इन द फाइनल रिकॉर्डिंग मैनी एक्सपर्ट्स आर एट द व्यू दैट क्लाइमेट चेंज एंड climate change health issues will be among the biggest global risk at the 21st century advance। तो ये कहा जा रहा है, बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी 21st सेंचुरी की। ओके सो आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि किस तरीके से वेस्ट एशिया में यहाँ पर आपका इशू चल रहा है, उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन, फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क और साथ साथ यहाँ पर हमारा जो हेल्थ है।
ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. सो द मैनी ग्रेव्स, तो इन्हीं ग्रेव की हम बात कर रहे हैं जो हमारा वर्ल्ड आज के टाइम पर क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, उसको फेस कर रहा है. ओके, सो दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इट्स टाइम टू रीवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आपके 3 ज्यूरिडिक्शन आते हैं. पहला आपका होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड होता है एपेलेट और थर्ड वन इज एडवाइजरी. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई केस आता है जिसको डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाते हैं. एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि हमने अपील की हो कोर्ट से, आपका पहले हाई कोर्ट में केस चला हो, आपके जितने भी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, यहाँ पर कोर्ट कोई केस चला हो, लेकिन हम फिर फर्दर अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से फर्दर सुनवाई के लिए. तो ये होता है आपका एपेलेट ज्यूरिडिक्शन. उसके बाद आता है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एडवाइजरी, उसका जो रोल होता है एडवाइजरी रोल होता है, एडवाइस करता है. अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सर्व एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज कोर्ट ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है तो उसका वो करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है. और साथ साथ यहाँ पे जितनी भी अपील्स होती हैं, कोई भी केसेस आता है तो कोर्ट ऑफ अपील भी हमारा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है. इसको यहाँ पर जो कि किसके यहाँ पर डायरेक्शंस पर चलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर. ना अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में टिपिकली कंप्राइजेस ऑफ 5, 7 और 9 जजेस की बेंच होती है. अब यह आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. हमारा जो आर्टिकल 145 क्लॉज थी वो ये किसको प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रोवाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेटअप करना चाहिए. इट सेज मिनिमम ऑफ 5 जजेस नीड टू सिट फॉर डिसाइडिंग अ केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंशियल लॉ का, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की. आर्टिकल 143 विच डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द कोर्ट. तो यहाँ पर आर्टिकल 143 किससे डील करता है कि जो कोर्ट है वो किससे कंसल्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट से यहाँ पर कंसल्ट कर सकता है. तो ये प्रेसिडेंट की एक पावर भी आ जाती है. अब टिपिकली हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी डिवीज़न बेंच है, तो यहाँ तो या तो 2 जजेस बेंच है या फिर 3 जजेस बेंच है. उसके साथ साथ ये क्या करता है, सच जो हमारे वाइड रेंज टॉपिक होते हैं जैसे कि प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, चार्जेस दैट पुलिस कमिश्नर अब्यूज्ड हिज पोजीशन, तो इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यहाँ पर डिस्कस करता है. अगर हम बात करते हैं अभी एट प्रेजेंट देयर आर 79,813 केसेस पेंडिंग बिफोर द 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर अभी हमारी जो फाइनल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो कितनी है, 34 है. 34 जजेस हैं अभी टोटल, और उनके सामने 79,813 केसेस क्या है, पेंडिंग है. तो अभी ये डिमांड की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज किया जा सकता है. हम यहाँ पर 2 जज एक सेपरेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि 2 अलग अलग यहाँ पर होंगे. सो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ अनाउंस ही इंटेंट टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ वेरिड स्ट्रेंथ एज द परमानेंट फीचर ऑफ द कोर्ट. तो उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो उनकी स्ट्रेंथ होगी उसको परमानेंट करके जो हमारे कोर्ट का फेडरल फीचर है उसके साथ यहाँ पर कर देंगे. अब हम बात करते हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, कि हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको सेपरेट कर दें. तो 1984 में जब हमारा 10th लॉ कमीशन आता है, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्प्लिट करके 2 डिवीज़न में कर देंगे. एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न होगा और दूसरा हमारा लीगल डिवीज़न होगा. तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है प्रपोजल. उसके बाद हमारा 11th लॉ ऑफ कमीशन आता है 1988 में. ये भी किसकी बात करता है, डिवाइडिंग द सुप्रीम कोर्ट इनटू पार्ट्स वुड मेक जस्टिस मोर वाइडली. ये यहाँ पर अपना मतलब स्टेटमेंट ये देते हैं. हमारी जो ये 11th लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो जस्टिस होगा उसको हम वाइडली क्या कर पाएंगे, अवेलेबल करवा पाएंगे. ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं. फिर हम देखते हैं कि 1986 में बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये केस आता है, जिसमें ये स्टेट करते हैं कि इट वाज डिज़ायरेबल टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड बी
एबल टू एंटरटेन स्पेशल लीव पिटिशन। तो यहाँ पर ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि आपके स्पेशल लीव पिटिशंस होते हैं उसको यहाँ पर एंटरटेन करेगा। फिर हमारे 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है 2009 में, वो यहाँ पर रिकमेंड करती है कि हम क्या कर सकते हैं, 4 रीजनल बेंचेस कर सकते हैं, जैसे कि एक लोकेट होगी आपकी दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोलकाता में एंड मुंबई में, टू हियर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़। यहाँ पर जितने भी आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं इनके लिए हम रीजनल बेंचेस को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सब रीज़न में यहाँ पर 6 जजेस को रिकमेंड किया था। तो ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं जो भी हमारे डे टू डे बेसिस पर नेशनल इंपॉर्टेंस होती है उसको वो कर सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम कॉलोनियल टाइम में देखते हैं तो हमारे पास 3 सुप्रीम कोर्ट थी, एक बॉम्बे में थी, एक कोलकाता में थी, एक मद्रास में थी। फिर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 रिप्लेस करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट को, किससे, सेपरेट रीजन में। यहाँ पर जो हमारा हाई कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट उसको रिप्लेस कर देता है रीजन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, वो क्रिएट करता है आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ अपीलेट बॉडी फॉर द प्राइमरी काउंसिल एंड हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, जो फेडरल कोर्ट इस तरीके से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद 1949 में क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है जनवरी 1950 में अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इट केम इन टू इफेक्ट बीइंग दिल्ली एज अ रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 130। तो आज के टाइम पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब आता है, आर्टिकल 130 के अंदर। यहाँ पर दिल्ली में अभी जो हमारा एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सो हमारा जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था उसमें पहले 8 जजेस थे, बट टाइम के साथ हमने क्या किया, पार्लियामेंट ने इनका जो नंबर था उसको इंक्रीज़ करते गए। 1950 में हमने देखा 8 था, फिर 1956 में 11 हुआ, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 31 इन 2009 एंड 34 इन 2019। ओके, सो एट द एंड इसमें यही कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसे रिवैम्प करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे हम तभी क्या कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक फाइनल कोर्ट की तरह काम करता है, एक एपेक्स कोर्ट है। तो यहाँ पर ये जो केसेस अगर इस तरीके से पेंडिंग रहेंगे तो हम जस्टिस को अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय, तो इस तरीके का पूरा केस आ जाएगा। सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वी वसंत कुमार वर्सेस H.C. Bhatia is analysis these issues and competing measures to protect citizens basic right to access Supreme Court। और सुप्रीम हमारे citizens का क्या है, ये basic right है to access the Supreme Court। So there is an opportunity to address this structural gap। तो Supreme Court में जो अभी ये structural gap है इसको हमारे पास ये बहुत अच्छी opportunity है कि हम क्या कर सकते हैं, regional benches की यहाँ पर अपील कर सकते हैं और उसको designate कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर issues हैं, जितने भी आपके डे टू डे बेसिस में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे केसेस हैं, उन्हें हम रिजॉल्व कर पाएँ। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एज डेथ ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर्स गो अप, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अर्जेस कंट्रीज टू स्ट्रेंथन सेफ्टी नेट। अब जैसे कि हमें यहाँ पर देख रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कंट्रीज से ये कहा है कि आपको जो वर्कर्स का हम बात कर रहे हैं उनका जो वर्क रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी डेथ हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका जो सेफ्टी नेट है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत आ गई है। सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, देखिए यहाँ पर पूरा डेटा आया है, वर्क रिलेटेड डेथ यहाँ पर एक पूरा चार्ट शो गया है आपके पास। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 10 ऑक्यूपेशनल है जिसमें रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं। सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण यहाँ पर 7,44,924 वर्कर्स की क्या हुई है, डेथ हुई है। फिर पर्टिकुलेटेड मैटर जैसे कि गैसेस, फ्यूम्स में, इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं जो कि गैसेस और फ्यूम्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसके कारण 4,50,381 वर्कर्स की जान गई है। इंजरीज के कारण 3,16,3,000, ऑप्सीज के कारण 2,09,481, सिलिका, एस्थमागीज, यूवी रेडिएशन, डीजल इंजन, आर्सेनिक, निकल। तो इनके कारण आप देख सकते हैं पूरा डेटा आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर जो वर्कर्स की जो डेथ है वो किस तरीके से हो रही है। सो द चार्ट शोज अप 10 ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर एंड द नंबर ऑफ एट्रीब्यूटेड डेथ। तो यहाँ पर इतने वर्कर्स की आप देख सकते हैं जान जा रही है। इसी के चलते यहाँ पर हाल ही फिलहाल में जो रिसेंट आपका सिल्क यारा टनल में 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं, तो इसी के चलते यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि हमें हमारा जो सेफ्टी नेट है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करते हैं
यहाँ पर हमारे दो क्या हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन है, दो से ज़्यादा हैं. सो रिपोर्ट सेट सो फार 79 आउट ऑफ 187 मेंबर कंट्रीज हैव रेटिफाइड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन. तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन है, इसमें से 187 कंट्रीज़ में से 79 कंट्रीज़ ने क्या किया है, इसको रेटिफाई किया है. उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006 नंबर 187. तो इसको 62 कंट्रीज़ ने क्या किया, रेटिफाई किया है. इंडिया ने इन दोनों कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है. तो इसी के चलते अब यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, जो 2 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं इसे रेटिफाई करना चाहिए. और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ फ्रेमवर्क है, जो सोशल डायलॉग और पार्टिसिपेशन है उस, और ये क्या है, हमारे वर्कर्स का फंडामेंटल राइट्स है, तो उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इसमें साथ में और भी रिलेटेड ये कहा गया है कि कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जिसके कारण क्या हो रही, वर्क रिलेटेड डिसीज़ यहाँ पर कॉज हो रही है, जिसमें 3.3 लाख जो अब तक डेथ यहाँ पर हो चुकी हैं. तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए. जैसे सर्कुलेटरी डिसीज़, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा, रेस्पिरेटरी डिसीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही हैं. तो ये कहा जा रहा है कि जो एप्टीज से एक्सपोजर होने के कारण 40% यहाँ पर जो रिस्क है वो बढ़ चुका है, और 37% यहाँ पर डेथ हुई है स्किन कैंसर के कारण लेबर्स में. तो हमें यहाँ पर इसके क्या करना होगा, और जो फ्यूम्स और गैसेस के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर हैं इसके एक्सपोजर में आने के कारण 20% जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ यहाँ पर हुई है. सो यहाँ पर टोटल हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट ऑफ वर्कर्स की. तो टोटल यहाँ पर 5 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. सो दीज आर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पर राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ compulsory labor, abolition of child labor, elimination and discrimination in respect to employment and occupation, and a safe and healthy working environment. So these are the freedom एंड प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स एट द वर्क. हमें ये सारे जो प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स हैं वर्कर्स के, उन्हें क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 2 ओनली. हमारा जो सेकंड पेयर है सिर्फ वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर इज इनकरेक्ट. तो अगर हम संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं, इट वॉज सेटअप बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1781 एंड फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेटअप बाय लॉर्ड वेल्सले. तो इसमें सिर्फ आपका क्या है, लॉर्ड वेल्सले, नॉट आर्थर वेल्सले. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 ओनली. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द 44th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पर 44th नहीं, यहाँ पर 39th अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके अंडर यहाँ पर जो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पर देखेंगे द 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड 10th August 1975 placed the election of the president, vice president and prime minister, speaker of Lok Sabha beyond the scrutiny of Indian courts. तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आज के लिए इतना ही. दैट्स फॉर ऑल टुडे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.